हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कैसे हम ESP32 कैम मॉड्यूल का यूज करके एक मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं। ये मशीन लर्निंग मॉडल बेस्ट एग्जांपल होगा हमारा सुपरवाइज लर्निंग का, जहाँ पे हम लेबल डेटा का यूज करते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं कि मशीन लर्निंग होती क्या है। मशीन लर्निंग एक प्रोसेस है कंप्यूटर को सिखाने का, जिसमें हम कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं ताकि वो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सके, इसमें से जो भी हमारे पास पहले से अवेलेबल डेटा है, और उसके हिसाब से वो डिसीजन को मेक कर सके। हमारे पास टाइप ऑफ मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स की मशीन लर्निंग होती है। एक होती है सुपरवाइज्ड, एक होती है अनसुपरवाइज्ड और एक होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। यानी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा यूनिवर्स है, तो उस मशीन लर्निंग उस यूनिवर्स का एक पार्ट है। अब बात करते हैं कि जो हमारे नॉर्मल एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल एल्गोरिथम होता है वो कुछ इनपुट लेता है और उस इनपुट के बाद वो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। मगर जो हमारा ML एल्गोरिथम यानी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होते हैं, वो डेटा पे वर्क करता है। अब जो डेटा होता है वो इनपुट से भी कंसिस्ट हो सकता है, आउटपुट से भी हो सकती है, या इनपुट आउटपुट दोनों हो सकते हैं उसके पास। और उसके बाद वो कुछ एल्गोरिथम परफॉर्म करने के बाद एक हमें लॉजिक प्रिंट करके देता है। अब वो जो लॉजिक होता है उसी को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग मॉडल। वो जो मॉडल होता है, वो मॉडल फिर हमारे पास से इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो यानी जो हमारे पास नॉर्मल एल्गोरिथम था वो डायरेक्टली इनपुट लेके आउटपुट दे रहा था, पर लेकिन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने कोई डाटा पे वर्क किया जिसके पास इनपुट और आउटपुट दोनों थे, जिसके बाद उसने एक लॉजिक को बिल्ड किया जिसको हमने बोला मॉडल, जिसने बाद में इनपुट लिया और हमें आउटपुट दिया। अब जान लेते हैं कि जो हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल को बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर हम जो यूज कर रहे हैं वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है। और जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है वो लेबल्ड डेटा सेट पे काम करती है। ठीक है, ऐसा डेटा सेट जो कि लेबल्ड है। अब जब भी हम इमेज को कैप्चर करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल को ट्रेन कर सके, हम उसमें क्या यूज कर रहे हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज कर रहे हैं। कैसे? जब भी हम इस प्रोसेस के अंदर कंप्यूटर को दिखा रहे हैं, किसकी मदद से दिखा रहे हैं, ESP32 कैम मॉड्यूल की मदद से हम इमेजेस को कैप्चर कर रहे हैं और हम उसको दिखा रहे हैं। और अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करेंगे जो कि होगा एज इम्पल्स प्लेटफ़ॉर्म। इस प्लेटफ़ॉर्म की मदद से हमारा जो मॉडल होगा वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि कौन-सी चीज़ क्या है, यानी हम उसको लेबल देंगे, ठीक है? और क्योंकि हम सुपरवाइज्ड लर्निंग का भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसमें लेबल डेटा सेट का यूज़ करना पड़ेगा अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक आता है डेटा एक्विजिशन स्टेप, एक आता है हमारे पास डेटा एनोटेशन लेबलिंग जिसे बोलते हैं, एक आता है मॉडल ट्रेनिंग और सबसे फिर उसके बाद आता है मॉडल डिप्लॉयमेंट। ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये हम एज इम्पल्स प्लेटफ़ॉर्म पे करेंगे। और जो बाकी के 5th और 6th स्टेप्स है, यानी एडिंग ज़िप फाइल और अपलोडिंग द कोड, ये हम आर्डिनो आईडी के अंदर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हम आगे अपनी एज इम्पल्स प्लेटफॉर्म पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस पे आपका अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस होंगे साइन अप करने के। या तो आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, गिटहब से कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके भी साइन अप कर सकते हैं। अब आपको जो कंटिन्यू विद गूगल से जब आप करेंगे, तो आपको हमेशा जब भी एज इम्पल्स पे लॉगिन करना होगा, तो सबसे पहले आपको गूगल पे लॉगिन करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने मान लो कि आपको एज इम्पल्स पे लॉगिन करना है दूसरे डिवाइस पे, तो आपको सबसे पहले गूगल आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा, फिर जाके आप अपनी एज इम्पल्स को लॉगिन कर सकते हैं। मगर अगर आप ईमेल आईडी, यूज़र नेम डाल के और पासवर्ड क्रिएट करके डायरेक्टली अगर साइन अप करते हैं, तो आपको हमेशा सिर्फ़ ये यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। इस वजह से आप साइन अप आसानी से कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप अपने ही सिस्टम पे एज इम्पल्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू विद गूगल कर दीजिए। नहीं तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे यूज़ करते हैं एज इम्पल्स को, तब आप ईमेल आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करके भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, ये आपको अपनी गूगल ईमेल आईडी दिखाएगा। आपको उस पे क्लिक करना है और वहाँ से वो आपसे परमिशन माँगेगा कि आपका नाम और आपकी ईमेल एड्रेस को कन्फर्म करने का। तो आपको कंटिन्यू क्लिक कर देना। जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करेंगे, आपको ये कहेगा कि एक यूज़र नेम क्रिएट कर लो।
तो जो आप यूज़र नेम है वो आप अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट कर लेता हूँ ESP32 कैम करके मैंने यूएस क्रिएट कर दिया और फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना है, फिर आपको साइन अप कर क्रिएट कर लेना है। अब जैसे कि ये यूज़र नेम पहले किसी ने ले रखा है तो मुझे कुछ और करना डालना पड़ेगा, तो मैंने डाल दिया ESP32 राहुल करके डाल दिया। तो अब मैं दोबारा से करता हूँ, तो मैंने कर दिया, क्योंकि जो यूज़र नेम होता है वो यूनिक होना चाहिए। अब आपके पास यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा कि क्लिक हियर टू बिल्ड अ फर्स्ट एमएल मॉडल, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है और ये आपके पास यहाँ पे आपका इंटरफेस शो हो जाएगा, पूरा डैशबोर्ड, कि आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप है हमारा डेटा एक्विजिशन, जिसका मतलब होता है डेटा को एक्वायर करना, यानी डेटा को कलेक्ट करना। इसको कलेक्ट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। या तो हम ESP32 कैम का यूज़ करके हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, या हम कोई भी फ़ोन कैमरा का यूज़ करके आप इमेजेस को कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट जो कि कैगल है, जो कि फेमस है कि उसके पास बहुत सारे डेटा सेट्स होते हैं। तो हम प्री ट्रेन्ड पहले से प्री कलेक्टेड डेटा को कैगल वेबसाइट से डाउनलोड करके ट्रेन कर सके हैं। पर इन सब में से सबसे बेस्ट होगा क्या, क्योंकि आप ESP32 कैम पे वर्क कर रहे हैं, तो इस वजह से हम ESP32 कैम का ही यूज़ करें डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ताकि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम होती है। इस वजह से जो पहले से लिया गया ES इस पे होगा तो वो आसानी से वर्क करेगा। तो हम ESP32 कैम का ही यूज़ करेंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इसके लिए आपको आर्डिनो आईडी पे एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा, ताकि हम डेटा को कलेक्ट कर सकें। पहले आर्डिनो आईडी पे आ जाने का, फिर उसके बाद आपको लाइब्रेरी मैनेजर में जाके आपको एक लाइब्रेरी सर्च करनी है, जो कि है एलिक्वेंट ESP32 कैम करके। उस वाली लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले लिखना है एलिक्वेंट एलिक्वेंट ESP32 कैम लाइब्रेरी। अब मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो इस वजह से ये पहले इंस्टॉल है, वरना यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसको इंस्टॉल कर ले, तो अब आपको फाइल पे जाके एग्जाम्पल्स पे जाके नीचे स्क्रॉल करते जाना है, और जैसे-जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएँगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगी एलिक्वेंट ESP32 कैम करके। आपको लिक इस पे क्लिक करना है, कलेक्ट इमेज फॉर एज इम्पल्स। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, तो आपको एक नया स्केच ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर पहले से लिखा हुआ कोड है, ताकि आप डेटा को कलेक्ट कर सके, किसके लिए, इमेज एज इम्पल्स के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे SSID और पासवर्ड डालना है, जैसे कि हमने लाइव स्ट्रीम के टाइम भी डाला था। SSID और पासवर्ड डालने के बाद आपको जो ये डब्ल्यू रूम लिखा हुआ है, इसको आपको हटा देना और आपको यहाँ पे लिख देना है AI थिंकर, क्योंकि हम AI थिंकर वाला ESP32 कैम यूज़ कर रहे हैं। तो जब AI थिंकर यू कर ले, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अपने अपने ESP32 कैम को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही लैपटॉप से कनेक्ट होगा, तब आपको यहाँ पे सर्च करना है AI थिंकर ESP32 कैम और अपना पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद इसको आपको अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये कंपाइल होगा पहले, फिर अपलोड होगा। सो गाइस, फाइनली ये कंपाइल हो गया, अब अपलोड होना स्टार्ट हो गया। जैसे ये अपलोड कंप्लीट होगा, आपको क्या करना है, सो अपलोड कंप्लीट होने के बाद आपको अपना सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेना है। और जैसे आप सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेंगे, आपको यहाँ पे ये बॉड रेट को सेलेक्ट कर लेना है, जो कि ये वाला होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और जैसे आप इसको कर ले, फिर आपको क्या करना है, अपने ESP32 कैम के अंदर जाके आपको रीसेट बटन को एक बार प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप रीसेट बटन को एक बार प्रेस करेंगे, तो आपको अपनी स्क्रीन अ, स्क्रीन पे आपको आईपी दिख जाएगा। इस आईपी को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस आईपी को कॉपी करने के बाद आपको अपनी चले जाना है और उसको पेस्ट कर देना है उस आईपी को। जैसे आप उस आईपी को पेस्ट करेंगे, तब आपके पास क्या होगा, डेटा एक्विजिशन के लिए आपके पास यहाँ पे एक स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ को, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेजेस को कलेक्ट कर सकते हैं। पर आपको कलेक्ट करते वक़्त आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब भी आप डेटा को कलेक्ट करें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये हमारे पास कैम मॉड्यूल है, ये परफेक्ट पोजीशन पे होना चाहिए और स्टिल होना चाहिए। तभी आपका मॉडल 100% एक्यूरेट होगा। यानी कि इसको इस तरीके से सेट करें कि ये प्रॉपर कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर पोजीशन पे हो सके। सो गाइस,
देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डीसी मोटर है, तो मैं इसकी इमेज को कलेक्ट करूँगा और हमारे पास यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास स्पीकर है, ठीक है? तो फिलहाल अभी पहले डीसी मोटर को की फ़ोटो लेना स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसको एकदम फिक्स पोजीशन पे एकदम ऐसे प्लेस कर देना है, फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट कलेक्टिंग पे क्लिक करना है। ये कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा, फिर स्टॉप करना है। फिर आपको इसकी पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है? पोजीशन को चेंज करना है आपको इसकी और फिर दोबारा से आपको इसको स्टार्ट कलेक्टिंग पे क्लिक करना है, ठीक है? फिर आपको इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है? फिर वापस से आपको इसकी पोजीशन को चेंज करना है ताकि हर एंगल से ये फ़ोटो ले सके। आपको इस तरीके से इंश्योर कर लेना है कि ये हर डायरेक्शन को आइडेंटिफ़ाई कर सके। वापस से स्टार्ट कलेक्टिंग पे क्लिक करना है, फिर स्टॉप पे क्लिक कर देना है। ऐसे करके आपको हर पोजीशन पे एक-एक कुछ फ़ोटोज़ ले लेनी है। जितना बड़ा डेटा सेट होगा, उतनी बढ़िया आपका मॉडल ट्रेन होगा। पर लेकिन अभी हम क्योंकि डेमो कर रहे हैं तो हम ज़्यादा नहीं फ़ोटोज़ लेंगे, वरना तो ऐसे हमें फिर लेबलिंग में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना? तो इसको हम एक लास्ट फ़ोटो और ले लेते हैं। ये हमने स्टार्ट कलेक्टिंग फिर स्टॉप, ऐसे करके हमारे पास ये काफ़ी सारी हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड के लिए हम एक लेबल दे देंगे जो कि हमारे पास मोटर मोटर और इसको ओके कर देना है, ठीक है? फिर इसको कीप कर देना। ये डाउनलोड होनी हो गई। अब आपको क्या करना है, जब भी अब आपको दूसरी मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज को लेना है, मतलब कि जब अगर अब आपको इसको लेना है जो कि हमारे पास स्पीकर है, तो आपको पहले इसको क्लियर करना होगा जो आपने पहले से इमेज ले रखी है। तो इसलिए आप उसको पहले क्लियर करें, फिर लेना स्टार्ट करें। तो इसको स्टार्ट कलेक्टिंग, ये हो गया। फिर इसकी दोबारा से पोजीशन को चेंज करो, फिर स्टार्ट कलेक्टिंग, फिर स्टॉप। फिर हमारे पास इसकी पोजीशन को ऐसे कर दिया। एक सेकेंड, हमारा कैमरा थोड़ा सा रिस्पॉन्ड देर से कर रहा है, नेटवर्क इशू हो सकता है। देखो स्लो है ना बहुत, तो ये डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कितना करना हुआ है। वापस से स्टार्ट कलेक्टिंग, फिर स्टॉप, फिर इसकी बैक साइड से लेते हैं। तो आ जाने दो, जब तक आपकी स्क्रीन पे ना दिखे प्रॉपर तब तक आप लेना स्टार्ट ना करें, ठीक है? तो मैंने फिर रुको रुको आने दो। हाँ, स्टार्ट कलेक्टिंग, फिर स्टॉप, फिर एक लास्ट और स्टार्ट कलेक्टिंग, स्टॉप। अब वापस आपको इसको डाउनलोड करना है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ एज साउंड, नहीं स्पीकर ही करता हूँ, स्पीकर है तो स्पीकर के नाम से करता हूँ इसको डाउनलोड, ठीक है? कीप कर देना और ये हो गया डाउनलोड। तो गाइस डाटा कलेक्ट करने के बाद जो आपकी जिप फाइल डाउनलोड हुई होगी, उसको आपको क्या करना होगा, अनजिप करना होगा। और अनजिप करने से पहले आप चाहे तो अपनी ESP32 कैम को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और अपनी जो ESP32 की मदद से जो हमने फोटोज कलेक्ट किए, जो डेटा कलेक्ट किया है, उसको आपको चले जाना है जहाँ पे भी इसने डाउनलोड किया है जिप फाइल को। अब आपको क्या करना है, इसको अनजिप करना है। तो अनजिप करने के लिए आपको एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है, फिर आपको वो डेस्टिनेशन को कर देना जहाँ पे आप इसको अनजिप करना चाहते हैं। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप, आप कहीं भी कर सकते हैं। और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ जो कि होगा डेटा नाम से। और इसके अंदर भी जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देने का है हमें। इसके अंदर जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देने का है जो कि है स्पीकर, SPEE कर, स्पीकर करके। और आपको इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है स्पीकर के लिए, एक्सट्रैक्ट। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ये आपको उस फ़ोल्डर पे रिडायरेक्ट कर देगा, पर आपको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद अब आपको मोटर्स को जो आपने दूसरी ली थी उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है सेम तरीके से। फिर ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद उसी फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम हम दे रहे हैं मोटर, ठीक है? ओके कर देना है। इसको सेलेक्ट कर लेना है फ़ोल्डर को। फ़ोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद आपको वापस से एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद वापस से रीडायरेक्ट कर देगा, आपको क्रॉस कर देना है। अब आपको इसको भी क्रॉस कर देना है। अब आपको क्या करना है, अपनी एज इम्पल्स वेबसाइट पे चले जाना है और एज इम्पल्स वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, डेटा एक्विजिशन पे क्लिक करना है। जैसे आप डेटा एक्विजिशन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा डेटा सेट करके, और इसको मिनिमाइज कर दें, और डेटा सेट ऐड डेटा करके ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा अपलोड डेटा। अपलोड डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको एज अ फोल्डर कर रहा है, क्योंकि हम इंडिविजुअल फाइल भी कर सकते हैं पर हमें बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत सारी फोटोज होते हैं, बहुत बड़ा डेटा होता है, तो हम एज अ फोल्डर ही सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके चूज फाइल पे जाना है और हमें वही वाली
फ़ोल्डर को सेलेक्ट करना है वन बाय वन करके जो हमने था। तो हमने डेस्कटॉप पे डाटा के उस पे किया था, तो हमने मोटर को सेलेक्ट किया पहले, फिर हमने अपलोड पे क्लिक किया। तो इसमें जो सारी फाइल्स है ना, और यहाँ पे हमें लेबल दे देना है जो कि है हमारा मोटर। ठीक है, इसको हमने कर दिया अपलोड डेटा। लेबल देना बहुत ज़रूरी है। और ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर आपको यस कर देना है। ठीक है, ये अपलोड हो गई, 51 इमेजेस है, तो ये हो गई सारी अपलोड। ठीक है, और हमारे पास फिर हमें क्या करना है, क्योंकि हमें और सेलेक्ट करनी है, तो हमें दोबारा से जाएंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ मोटर किया था, स्पीकर भी करना है, तो हमने स्पीकर को अपलोड कर दिया। ठीक है, फिर ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया और हमारे पास हो गया अपलोड कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इसको हटा देना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार चेक कर लो कि सारी चीज़ें परफेक्ट हुई है ना। तो यहाँ पे एक आ गया हमारे पास स्पीकर का, और सबसे आखिर पे चले जाना है जो कि होगा हमारे पास मोटर का। यानी हमारे पास सारी इमेजेस हो गई है। अब आपको क्या करना होगा, सेकंड स्टेप है जो कि है डेटा एनोटेशन यानी लेबलिंग करना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये लेबल क्यू है, इसमें 84 इमेजेस है जो अभी क्यू में है, यानी क्यू मतलब होता है कि वेटिंग में है। तो इसको अभी हमें लेबल करना है। अब हमें लेबल कैसे करना है, अरे इसको बार बार हटाओ, ये बार बार क्यों आ रहा है, वेलकम वेलकम, पहली बार हमने इसको किया ना इसलिए। अब आपको क्या करना है, वन बाय वन करके उस इमेजेस को पहले देखो सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे लिख देना है कि ये थी हमारे पास मोटर। हमने मोटर एक लेबल दे दिया, इसको हमने सेट कर दिया, और अब आपको इसको प्रॉपर इस अलाइनमेंट में करना है कि इसी को वो आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो ये अब आपको वन बाय वन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये हमने कर दिया, फिर सेव लेबल पे क्लिक कर देंगे। ऐसे कर करके आपको वन बाय वन करके सारी इमेजेस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सेव लेबल, तो जैसे जैसे आपका लेबल होता जाएगा वैसे वैसे आपकी क्यू की वैल्यू भी कम होती जाएगी। ठीक है, सेव लेबल जैसे ही मैं करूँगा तो देखो 82 है, 81 हो जाएगी जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा। थोड़ा सी प्रोसेस होती है ना। ठीक है, तो देखो अभी सेविंग लिखा रहे हैं ना, अभी सेव हुआ नहीं है मतलब। और तो जैसे ही ये सेव हो गया तो 81 आइटम आ गई। अब वापस से हमें सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, तो मैं आपसे मिलता हूँ जैसे ही हो जाते सारे लेबल कंप्लीट। तो गाइस जैसे कि मैंने सारे मोटर को लेबल कर चुका हूँ, अब क्योंकि हमारे पास स्पीकर आया है, अब हमें इसको स्पीकर के नाम से लेबल करना है। तो इस वजह से हम यहाँ पे अब लिखेंगे स्पीकर और सेट लेबल। जैसे ही देखो मैंने इसका लेबल चेंज किया तो आपकी यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन से लिखा आ गया, जबकि पहले रेड से लिखा आ रहा था मोटर के लिए, क्योंकि ये लेबल दूसरा है इस वजह से। अब आपको वही सेम प्रोसेस रिपीट करते जाना है स्पीकर के लिए भी। और चाहे तो आप इसको एआई से भी यूज़ कर सकते हैं कि ये लेबल देने के लिए, मगर उसमें एरर के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा संतुष्टि बनाते हुए काम करना होगा। सो गाइस फाइनली मैंने सारे के सारे इमेजेस को लेबल कर दिया, और यहाँ पे लेबल क्यू में 0 लिखा आ गया। अब हमारा सेकंड स्टेप जो कि था डेटा एनोटेशन यानी लेबलिंग, वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें तीसरा स्टेप की तरफ तो गाइस तीसरा स्टेप है हमारे पास मॉडल ट्रेनिंग। इसके लिए आपको यहाँ पे इम्पल्स डिज़ाइन के अंदर क्रिएट इम्पल्स पे क्लिक करना होगा, और आपको अरे यार ये बीच में आ जाता है, हाँ, ऐड प्रोसेसिंग ब्लॉक पे जाके इमेज पे ऐड कर देना है, और यहाँ पे आपको 96x96 और ये सब सेम ही रखना है। फिर आपको लर्निंग ब्लॉक पे जाना है और आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे ऐड कर देना है। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे आउटपुट फीचर में आ जाएगा 2। अगर आपके पास ज़्यादा फीचर्स होंगे जैसे 3 या 4, तो उसके हिसाब से मतलब ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे मोटर लिखा आ गया, स्पीकर लिखा आ गया, क्योंकि हमें यही आउटपुट चाहिए। फिर आपको सेव इम्पल्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही सेव इम्पल्स पे क्लिक हो जाए फिर अब आपको जाना है इमेज पे। ठीक है, इमेज पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे कलर डेप्थ को ना ग्रे स्केल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ग्रे सेल स्केल इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि जो हमारा ESP32 कैम है वो एक लो डेवलपमेंट बोर्ड है, यानी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम है। और इस वजह से हमें ग्रे स्केल को यूज़ करना है, क्योंकि जब RGB को यूज़ करते हैं उसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू तीनों टाइप के कलर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैट्रिक्स जो बनता है वो बहुत ही बड़ा बनता है। जब हम ग्रे स्केल को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ग्रे के शेड आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत
छोटा बनता है और इस वजह से जो प्रोसेसिंग होती है वो भी कम हो जाती है। इस वजह से अगर हम मान लो बहुत बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं और हम बहुत ही हेवी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तब हम आरजीबी को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर क्योंकि हम एज़ अ डेमो के लिए कर रहे हैं, तो हम अपना जो डेटा है उसको हम ग्रे स्केल पे कर देते हैं, सेव पैरामीटर पे क्लिक कर देते हैं। सेव पैरामीटर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके जो ट्रेनिंग सेट पे 68 आइटम्स है, 2 उसकी क्लास है यानी मोटर क्लास और एक स्पीकर क्लास। फिर आपको क्या करना है, जनरेट फीचर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट फीचर्स पे कर देंगे तो ये फीचर्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देगा, तो और यहाँ पे इसका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हो जाए फिर हम बात करते हैं। सो गाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई जॉब। अब हमारे पास हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेनिंग साइकिल्स मिल जाएगी। ट्रेनिंग साइकिल्स को अगर आप बढ़ा देंगे तो हमारा उतना बेटर होगा, पर लेकिन हमारे पास इतनी प्रोसेसिंग नहीं है और इतना हमें ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए हम इसको ट्रेनिंग साइकिल को 60 रखेंगे। जो लर्निंग रेट होगा उसको हम कम कर देंगे, 0.01 कर देंगे। अगर लर्निंग रेट को भी हम बढ़ा देंगे तो भी हमारा मॉडल बेटर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड ट्रिम पे क्लिक कर देना है। अब ये क्या करेगा, इतनी नंबर ऑफ साइकिल्स पे क्या करेगा, इतना लर्निंग रेट रख के ट्रेन करना स्टार्ट कर देगा। यानी जितने जब तक 60 साइकिल्स कंप्लीट नहीं होगी तब तक हमारा मॉडल जो है वो कंप्लीटली ट्रेन नहीं होगा। तो वेट करते हैं इसको कंप्लीटली ट्रेन होने का। अब ट्रेन होने के लिए क्या करेगा, जो हमने फीचर्स को क्रिएट किया था उस फीचर्स के बेसिस पे ये लर्न करेगा। ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा चीज़ क्या है। यानी ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों मेथड का यूज़ करके आइडेंटिफाई करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मॉडल ट्रेन होना कंप्लीट हो गया और यहाँ पे स्कोर आ गया और यहाँ पे आ गया कि मोटर की एक्यूरेसी 100% है और स्पीकर की 100% है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है एज इम्पल्स पे। जो हमारा फिफ्थ स्टेप है जो कि है एडिंग जिप लाइब्रेरी। उसके लिए आपको आर्डिनो आईडी के अंदर स्केच पे जाना होगा। स्केच पे जाने के बाद इंक्लूड लाइब्रेरी पे क्लिक करके आपको ऐड जिप लाइब्रेरी पे क्लिक करना है और आपको डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर या जो भी फोल्डर पे आपने का डाउनलोड हुआ होगा उस पे जाके आपको इसको ओपन कर देना है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे मैसेज आ जाएगा लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड। लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, फाइल्स पे जाके एग्जाम्पल्स पे जाके नीचे स्क्रॉल करते जाना है। जो आपकी प्रोजेक्ट आईडी थी उसी नाम से आपको ये शो करेगा। जैसे कि मेरी प्रोजेक्ट यूज़र नेम फिर प्रोजेक्ट आईडी ऐसे आ गया, फिर ESP आ गया, ESP32 कैम्प पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे एक नया स्केच ओपन हो जाएगा जिसके अंदर पहले से लिखा हुआ कोड हमें मिल जाएगा, जो कि पर्टिकुलरली डिज़ाइन ही इस तरीके से है कि वो ये मॉडल पे वर्क कर सके, कौन सा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल पे। अब आपको क्या करना है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना कैमरा को वो करना है। ये जो पहले से ही है इसको कमेंट कर देना है। फिर जो कैमरा मॉड्यूल AI थिंकर है इसको अनकमेंट कर देना है। जैसे आप इसको अनकमेंट कर देंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर SSID और पासवर्ड का ऑप्शन तो देख नहीं रहा, क्योंकि जब भी हमने ESP32 कैम को कनेक्ट किया तो SSID और पासवर्ड डाला है। अब आपका सोचना बिल्कुल परफेक्ट है कि इसमें ऐसा क्या डालेंगे, नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम SSID और पासवर्ड हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें नेटवर्क सिलेक्ट करना होता है ताकि हम अपने लैपटॉप पे या उस नेटवर्क पे हम स्ट्रीम कर सके उस इमेज को जो कि ESP32 कैम कैप्चर कर रहा होता है। पर क्योंकि हम अभी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो जो ESP32 है वो क्या कैप्चर कर रहा है। हमें ये देखना है कि जो हमारे ESP32 के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो हमारे पास कौन सा है। उसकी वजह से हमने उसको हमने नहीं किया, इसलिए इस पे कोई भी ऐसा SSID और पासवर्ड का नहीं है। जब भी हमें स्ट्रीम करनी होती है अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे या उस नेटवर्क पे, तब हम SSID और पासवर्ड डालते हैं। अभी हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको अपलोड करेंगे, ठीक है, जब हम इसको अपलोड करेंगे तब हमारा सीरियल मॉनिटर पे शो करेगा जो हमारे पास आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी ESP32 कैम को अपने लैपटॉप से वापस से कनेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको कनेक्ट कर लेंगे तब आपको यहाँ पे AI
थिंक और कॉम सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड पे करना है। जैसे ही अपलोड पे होगा तो सबसे पहले कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद ही अपलोड होगा। तो कंपाइलेशन में टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कोड 383 लाइन्स का है, यानी बहुत बड़ा कोड है, इस वजह से इसको कंपाइल होने में टाइम लगेगा। तो वेट करते हैं। सो गाइस फाइनली यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। अब सही कोड अपलोड हुआ, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अब देखते हैं जैसे अपलोड हो जाता है पूरा कोड। अब मैं ओपन करूँगा अपना सीरियल मॉनिटर, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मैंने रखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसके नीचे स्पीकर रखूँगा, तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे लिखा आ गया स्पीकर डिटेक्टेड, और 95% एक्यूरेसी से स्पीकर डिटेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं स्पीकर को हटा के यहाँ पे ये मोटर रखूँगा, तो यहाँ पे देखना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में मोटर लिखा आ गया, कितने परसेंट एक्यूरेसी है, 88, 91 ऐसे करके लिखा आ गया। तो यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो मैं जैसे दोबारा मोटर रखी तो दोबारा से यहाँ पे मोटर प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखूँगा तो वापस से यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, देखा ना? तो बस। सो गाइज आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ESP32 कैम मॉड्यूल और एज इम्पल्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे कि आपका जो ESP32 कैम मॉड्यूल है वो एकदम स्टिल पोजीशन पे होना चाहिए, तभी हमारा जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल है वो होना चाहिए। और जो आप लेबलिंग करें वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम लेबल करते हैं तभी वो उसी के हिसाब से उसी फीचर्स को डेवलप करके एक मॉडल ट्रेन होता है। और आपको बॉड रेट का भी ध्यान रखना है कि जब भी कम्युनिकेशन हो तो बॉड रेट एक प्रॉपर होना चाहिए, ESP के हिसाब से होना चाहिए। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, बाय बाय।